नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सोक्रेटस का एक कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और ओवरऑल इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। आप बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोट दिया हुआ है और उसके ऊपर कमेंट लिखने को बोला है 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में। तो जीएस पेपर 4 की आंसर राइटिंग की सीरीज का आप कह सकते हो ये पहला वीडियो है। अगर आप मेरे मेंटरशिप कोर्स पे जाते हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के, तो जब आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो कंटेंट सेक्शन में जो एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज वाली जो सीरीज है उसमें ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अपलोडेड नजर आएगी। इस तरीके की और आंसर राइटिंग की सीरीज मैं आगे भी अपने मेंटरशिप कोर्स में लॉन्च करूंगा। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज में जाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाकी कोर्स में मैंने बहुत से वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो मेन पेज पे शायद आपको वो वीडियो लेक्चर ना दिखे क्योंकि हजारों के तादाद में कंटेंट आ जाएगा कुछ दिनों बाद तक। तो ऑब्वियस सी बात है, फोल्डर वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आना है, आपको इस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इस आंसर राइटिंग सेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये वीडियो तो YouTube पे मैं लेके आ रहा हूं, तो सबके लिए देख सकते हैं ये, लेकिन हाँ, इसके आगे की वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेंटरशिप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.harshididi.com पे और मेरी ऐप हर्षित दीदी एजुकेशन पे, चाहे आप iOS पे देख रहे हो या एंड्रॉइड पे देख रहे हो। अब देखिए, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब क्या है कि आपको अपनी लाइफ को एग्जामिन करना है। लाइफ को एग्जामिन करना है मतलब आप क्या कर रहे हो, किस मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से कर रहे हो, किस स्ट्रेटजी के हिसाब से कर रहे हो, जो चैलेंजेस आपके सामने डेली लाइफ में आ रहे हैं आप उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपको कोई कुछ काम करने को बोलता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिंदा इंसान भी है, जिंदा जानवर भी है, बट ओवरऑल ह्यूमन बींग्स को जानवरों के रिस्पेक्ट में एक सुपीरियर रेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास सोचने की कैपेसिटी है, ओवरऑल चीजों को एनालाइज करके इंप्लीमेंट करके एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने की आप कह लो वो है, समझ है, कैपेबिलिटी है। जानवरों के पास भी कुछ लिमिटेड हद तक ये कैपेबिलिटी है, लेकिन जो कैपेबिलिटी ह्यूमंस के पास है, जिस प्रकार का ब्रेन ह्यूमंस को दिया गया है, जानवरों के पास अमूमन उतना डेवलप्ड ब्रेन नहीं है। तो अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपके दिमाग में इंट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी इस हद तक भी नहीं होनी चाहिए कि आप सीधी सिंपल चीज में भी 20 बार सोच रहे हो। जैसे कल की डेट में आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, आपके सामने कोई एक ट्रिकी फाइल आती है, तो उस पर्टिकुलर ट्रिकी फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आपको उसके ऊपर अप्रूवल देना है। तो कई बार आप देखोगे बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आईएएस आईपीएस उनके पास कोई ट्रिकी फाइल है, अब वो फाइल देख रहे हैं, ठीक से एग्जामिन कर रहे हैं। एक एनालिटिकल इंसान से, एक इंट्रोस्पेक्टिव इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट है, उसको वो पढ़े, ठीक तरीके से समझे और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले। तो आपको थोड़ा समय देना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक रैशनल डिसीजन लेना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। सामने से बंदा आया, उसने बोला कि साहब ये फाइल क्लियर कर लीजिए, आपको 5 लाख रुपए देता हूं। तो आओ देखा ना ताओ, जो पैसों का भूखा है उसने 5 लाख रुपए दिए, फाइल पे फाइन मारा, आगे बढ़ा दिया। तो क्या किया आपने? अनएग्जामिन किया, आपने देखा ही नहीं उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने दिमाग लगाया ही नहीं। अरे आप सिविल सर्वेंट बन के जब आप किसी सीट पे बैठने जा रहे हो तो भैया किसी चीज को सोचने समझने की और रैशनल डिसीजन मेकिंग की ताकत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजंस का रियल टाइम इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। समझ गए बात को? तो ये भी नहीं करना है, ठीक है, जो बहुत से सिविल सर्वेंट्स करते हैं। मैं किसी को क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं बता रहा हूं अलग अलग प्रकार के लोग। एक इंसान क्या होगा कि भैया वो इतनी देर तक देखता रहेगा उस फाइल को और इतना टेंशन में आ जाएगा और इतना ज्यादा उसके अंदर क्वेरी और क्वेश्चन लगा देगा कि जो चीज हो जानी चाहिए थी ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी, वो और डिले हो जाएगी। फाइल की नोटिंग में कोई ना कोई क्वेरी उठा दी, हाँ भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, जूनियर्स परेशान हो गए। इसको रेड टेपिज्म भी कभी कभी कहा जाता है कि फाइल को डिपार्टमेंट में होल्ड करके रखा है, क्लियर कर ही नहीं रहे हैं उसको। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो गए, एक दिमाग लगाया ही नहीं, ओवरऑल किसी ग्रेटिफिकेशन के बदले काम कर दिया। दूसरा, इतना ज्यादा दिमाग लगा दिया जितना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, एक्सेस ही कर दिया। एक्सेस भी नहीं करना। आपको चाहिए एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट, एक ऐसा बैलेंस्ड पर्सन जो कि उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाले, ग्राउंड लेवल पे उसको इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे दो एक्सट्रीम्स बताई, यहां पे मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आंसर में क्या लिखना है मैंने शुरू नहीं किया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो आपको क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया है कि भैया आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां पे एनालिटिकल तरीके से आप सोच सकें। आपको पता होना चाहिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उन डिसीजंस का क्या आउटकम आने वाला है, क्या उन डिसीजन से पहले आपने उनके रिपरकशन को एसेस किया है और ओवरऑल क्या आपका डिसीजन एथिकली और मॉरली करेक्ट है, ये सब आपको देखना है। तो सबसे पहले जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे ना, जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे
उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इस पर्टिकुलर लाइन का आप एक लाइन में मतलब बताओगे। जैसे कि यहां पे देखिए आंसर कैसे शुरू हो रहा है। द प्रोफाउंड स्टेटमेंट बाय सोक्रेटस, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये तो बेसिकली अभी तक शुरुआती है, इनकैप्सुलेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन इन वंस जर्नी थ्रू लाइफ। जैसे जैसे आप जिंदगी जी रहे हो, आप अपनी जिंदगी को जीते वक्त क्या आपने एक्शंस के रेपरक्यूशंस को समझते हो? उन एक्शंस को आपने कौन से बिहाफ पे एग्जीक्यूट किया, कौन सा डिसीजन आपने लिया और उस डिसीजन को किस बेसिस पे लिया, आपका अपनी लाइफ का क्या एम है, इन सब चीजों को सोचना, इसी को आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हो, इसी को आप इंट्रोस्पेक्शन बोलते हो। तो क्या अपनी जिंदगी जीते वक्त आप ऐसा कह रहे हो? क्योंकि अगर आप एक अनएग्जामिन्ड ह्यूमन लाइफ जी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग जिंदगी जी रहे हैं। हाँ भाई, पैदा हो गए, बड़े हो गए, 10वीं कक्षा पास कर ली, 12वीं कक्षा पास कर ली। अब 12वीं में माँ बाप ने बताया कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी लग जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई कर ली, कहीं 20-25 हजार की नौकरी लग गई। अब वो नौकरी करे चले जा रहे हैं, रोज सुबह अपने बॉस की बातें सुन रहे हैं, शाम को घर पे आ रहे हैं, घर पे लड़ाई हो रही है, एक जिंदगी चल रही है, एक ढर्रे पे चल रही है। अब ठीक है, जो इंसान उस ढर्रे से खुश है, जो इंसान ओवरऑल अपने आप को उसी तरीके से जिंदगी में रहना चाहता है, उसको वही सेटअप पसंद है, वो सेटअप से सेटिस्फाइड है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो बैठ के सोचता है कि यार बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा, यूरोप घूमने जाऊंगा, ठीक है, सुंदर लड़की से शादी होगी। तो अब इन सब चीजों के लिए औकात चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, ठीक है, पावर चाहिए। अब ये चीज करनी, अब आप ब्यूरोक्रेट बनना है आपको। ब्यूरोक्रेट बनने की वजह क्या है भाई? आप क्या इन्फ्लुएंस हो, ठीक है ना, आप एक अच्छी जिंदगी जी सको, आपके पास ठीक ठाक मीन्स हो। ब्यूरोक्रेट कभी इस एम से मत बनिएगा कि पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, आप ओवरऑल एक डिसेंट लाइफ जी सको, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ कर पाओ, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ताकत हो आपके हाथ में कि हाँ भाई कोई आके आपको धमका ना सके। तो ये सब चीजों करने के लिए आपने मेहनत करी, आपने एसेस किया कि आप कहां स्टैंड करते हो, और अपनी स्टैंडिंग के हिसाब से आपने एक चार्ट, एक पाथ तय किया कि हाँ भाई इस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा तो मैं कुछ पा पाऊंगा। और मैं जरूरी नहीं कि यूपीएससी सिविल सर्वेंट, हर इंसान के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। हर कोई यूपीएससी तैयारी थोड़ी ना कर रहा है, यूपीएससी तैयारी तो हैंडफुल ऑफ लोग कर रहे हैं, कुछ लाख लोग कर रहे हैं। इस देश में कुछ लाख लोग नहीं है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, कोई बिजनेस बनने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, अब आपने अपनी 12वीं कंप्लीट की और आपका दोस्त इंजीनियरिंग में एनरोल कर रहा है, आपने भी इंजीनियरिंग में एनरोल कर लिया, तो आपने देखा देखी एनरोल किया ना। मैं जब अपना बीटेक कर रहा था, तो मेरे बीटेक करते वक्त पे बहुत सारे लोग थे ना, वो मेड इजी जाके कोचिंग करते थे। तो मतलब एक कोचिंग है वहां पे आपकी, ये बेरसराय कटवरा सराय के आसपास। तो बहुत सारे लोग दूसरों को देखा देखी कोचिंग कर रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, गेट की तैयारी करेंगे, या तो किसी पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा या आईएएस बन जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे उनकी कोई खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं था, खुद का थॉट प्रोसेस नहीं था, दूसरे को देखा और उस रैट रेस में लग गए। आईएएस की तैयारी में भी कई बार होता है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, दूसरों को देखा और जाके ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, आपका खुद का थॉट प्रोसेस कहां इन्वॉल्व है भाई? आप तो दूसरों को देख के काम कर रहे हो, ठीक है। एक रैट रेस का अगर आप पार्ट हो, दूसरों को देख के काम कर रहे हो, तो इंट्रोस्पेक्शन इज मिसिंग। ये मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सब नहीं लिख देना है जाके एग्जाम में, एग्जाम में वही लिखना है जो मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये बात याद रखना, समझने के पर्सपेक्टिव से चीजें बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए नहीं, आपकी पर्सपेक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो इंट्रोस्पेक्शन है वो आपको परस्यूट ऑफ विजडम और सर्च फॉर ट्रूथ देता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उसको भी देखिए दोस्तों, सेंटेंसेस थोड़े स्टैंडर्ड होने चाहिए। इनकैप्सुलेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन इन वंस जर्नी थ्रू लाइफ। Unexamined human life is deprivation of the meaning and purpose of existence. Hence, introspection helps us in pursuit of wisdom and search for the truth. ये जो पर्टिकुलर पैरा है ना, ये बिल्कुल क्रक्स पकड़ता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट को ढंग से समझा देता है और एक स्टैंडर्ड लाइन में समझाता है। ये पैराग्राफ पढ़ते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा। जो आपके बारे में उस एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपने एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट छोड़ा है, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा, अपना इंप्रेशन छोड़ा उस एग्जामिनर के कॉपी चेकर के माइंडसेट पे। फिर भैया आपने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा, कन्फर्मिटी प्लस लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज इक्वल टू अनएग्जामिन्ड लाइफ। कन्फर्मिटी का मतलब क्या हो गया? आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपका एक सुपरस्टिशन है। अब मम्मी ने आपसे बोला कि थर्सडे को नाखून मत काटो, अशुभ होता है। आपने मान लिया हाँ भाई अशुभ होता है। क्या आपने ये मानने से पहले सोचा? क्या आपने इसका साइंटिफिक मतलब खंगाला? वो अलग बात है कि आप मम्मी से पूछोगे कि इसका साइंटिफिक मेथड बताओ तो ताड़ से उल्टा झापर पड़ जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन
बात वही है ना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को सच मानते हो, कन्फर्म मानते हो कि हाँ भाई ये तो सही है, बट क्या आपने कभी सोचा कि वो सही क्यों है? तो अगर आप कन्फर्मिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को सही बता रहे हो और बिना किसी क्रिटिकल थिंकिंग के सही बता रहे हो, बिना सोचे, बिना उसके पीछे के साइंटिफिक बेसिस को पढ़े, तो फिर आपने क्या किया? आपने एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जी, क्योंकि आप कुछ थॉट प्रोसेस को, कुछ आइडियोलॉजीज को सही मान रहे हो और सही मानने के पीछे का क्या लॉजिक है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग आपने की नहीं, तो मतलब अनएग्जामिन्ड लाइफ जी रहे हो। समझ गए? फिर इस फॉर्मूला के लिखने के बाद आपको फिगर क्या बनाना, तो फिगर यहां पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन। क्या क्या है? प्रोडक्टिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गोल ओरिएंटेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हार्मोनी एंड गुड सोशल कैपिटल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ 2 बार हो गया तो इसको इग्नोर करिए, एक बार कर दीजिए। अब देखिए आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि सर अब तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो अब आप बहुत तरीके का आंसर बना के हमको दिखा सकते हो, तो अब ये क्वेश्चन दोबारा थोड़ी ना आएगा, जो इस प्रकार का जो फिगर है हम सीधे सीधे वहां पे जाके चेप देंगे। समझिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी कंटेंट और जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो सोक्रेटस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहीं पे आप कोट करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आपसे क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपसे एनालिसिस से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपसे इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई कंटेंट एसोसिएटेड हो सकता है। ऐसे हो गया, बहुत सी जगहों पे आप इन फॉर्मूलेस को और इस प्रकार के फिगर्स को यूज कर सकते हो। पॉइंट समझ रहे हो? देखिए किसी पर्टिकुलर आंसर में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप कंटेंट कैसा लिखोगे, ये आपकी इंग्लिश स्किल्स, आपकी ग्रामेटिकल प्रोफाउंडनेस, आपका जो वे ऑफ थॉट है, किस हिसाब से आपके आंसर सिंक्रोनाइजली प्रीसीडिंग पैरा और अपकमिंग पैरा से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, वो आपकी पर्सनल स्किल है। बट ये जो पर्टिकुलर फिगर्स मैं आपको दिखाता हूं एथिक्स की सीरीज में, ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए और ओवर क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से वहां पे चेप दीजिए, बहुत काम आएंगे। समझे? फिर आगे चलते हैं। अब हाउ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये रहा आपकी हेडिंग, और उसके बाद सब हेडिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन के आंसर लिखने का एक सेट प्रोसीजर है, उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, एंड में एक कंक्लूजन होता है, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक मेन हेडिंग होती है और उसके बाद छोटी छोटी सब हेडिंग्स आती हैं। जैसे मेन हेडिंग यहां पे क्या है, हाउ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब उसका पहला सब हेडिंग क्या है, लॉस ऑफ सोशल कैपिटल एंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब सिस्टम में ही, ओवरऑल जो सिस्टम ही बना उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल कैपिटल कम हो जाएगा। देखिए क्या है, जिन सोसाइटीज में बायस है, जिन सोसाइटीज में प्रेजुडाइसेस है, वो कैसे ना कैसे करके सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही करेंगे, सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, डिविजन्स को बढ़ाएंगे, लॉस ऑफ सोशल कैपिटल वो करेंगे ही करेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम ने किस हद तक हमारी हिंदू सोसाइटी को कमजोर किया है, ये आप सब जानते हैं। एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के अगेंस्ट इस समय पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फेक न्यूज फैलती है, उस फेक न्यूज के चलते जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके बीच में एनिमोसिटी आ जाती है, दंगे भड़क जाते हैं, एक दूसरे की तरह कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ने लगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब ऑब्वियसली बात है, डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा ही ना। आपके दिमाग में प्रेजुडाइज बैठा है कि मेरी बीवी तो घर में बस खाना बनाने के लिए और बच्चे पालने के लिए, ठीक है ना, वो बाहर नहीं जा सकती, वो नौकरी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार का प्रेजुडाइज आप बनाओगे तो उसके ऊपर आप चीजें इंपोज करोगे। अरे आप अपने दिमाग में भी तो सोचो कि जो प्रेजुडाइज आप बना के बैठे हो वो सही है कि गलत है। आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि समय आगे बढ़ चुका है, आज 1000 साल पहले वाली कंजर्वेटिव दुनिया नहीं रही है। अगर आपके घर में लेडीज बाहर निकल के जाती हैं, वो नौकरियां करेंगी, वो नौकरी करके घर में पैसा लेके आएंगी, ओवरऑल आपके घर में चीजें अच्छी होंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, मॉब लिंचिंग, ठीक है ना, गुस्से में। अब देखिए मॉब क्या है, मॉब में 1000 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, 200 लोग जा रहे हैं, वो 100-200 लोग आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, वो 100-200 लोग किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ एकदम अधेयर करते हैं, राइट विंग की तरह, लेफ्ट विंग की तरह, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? मॉब में क्या है कि भीड़ जा रही, भीड़ के साथ आप लग लिए, और भीड़ कहीं पे तोड़फाड़ कर रहे हो तो वहां पे आप तोड़फाड़ करने लगे, जैसे फ्रांस में भी राइट्स हुए, ठीक है। अपने ही देश की प्रॉपर्टी तबाह कर रहे हैं बिना सोचे समझे। फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस, धर्म के नाम पे कट्टरवाद पना, लव जिहाद, ये भी न्यूज में रहा है, बैरिंग वुमेन एंट्री इनटू टेंपल, ये सब वो सिस्टमैटिक सोसाइटल प्रेजुडिसेस है। पाकिस्तान के अंदर हिंदूज के अगेंस्ट माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन, ओवरऑल खत्म ही कर दिया माइनॉरिटीज को। अभी रिसेंटली पाकिस्तान से न्यूज निकल के आ रही है कि 150 साल पुराना टेंपल उन्होंने तबाह कर दिया, रेज कर दिया। तो ये क्या है,
ये है कि भैया जब इंट्रोस्पेक्शन की कमी है, जब आपने अपनी लाइफ को एग्जामिन किया ही नहीं, तो आप सिस्टमैटिक बाइस और प्रेजुडिसेस को प्रमोट करोगे और अपनी सोसाइटी में सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाओगे। तो पहला हेडिंग, लॉस ऑफ सोशल कैपिटल एंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, इग्नोरिंग द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, आप अमीर आदमी बन गए, आपके पास बहुत पैसा है, तो घर में एसी लाइट पंखा सब चल रहा है, ठीक है। अब वो एसी लाइट पंखा आप वहां नहीं बैठे हो, चल रहा है, आप अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब आपको जितनी जरूरत है रिसोर्सेज की, उससे ज्यादा रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो इससे क्या कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। जब आपसे बोला गया कि क्यों कर रहे हो, तो आपने क्या बोला कि भैया हम तो अपना पैसा खत्म कर रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है। जैसे कि छोटे में जहां मैं रहता था, मेरे घर के सामने एक पड़ोसी है, उन्होंने क्या किया कि सबमर्सिबल लगाया घर में, तो सबमर्सिबल चला दिया। अब सबमर्सिबल चला के सुबह सुबह 7 बजे सो गए। अब उनके सबमर्सिबल में ग्राउंड वाटर खींच खींच के पानी बह रहा है, रोड पे बह रहा है। कोई सामने से पड़ोसी ने जाके उसको मना किया कि भाई तुम्हारा ग्राउंड वाटर सबमर्सिबल जो बाहर निकल रहा है, बह रहा है, उसको बंद करो, तो उससे लड़ने लग गया। ये तो मेरे घर का है ना सबमर्सिबल, मेरी बिजली खत्म हो रही, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो बिना बुद्धि के काम करना, चीजों को वेस्ट करना। और ये आप कब करते हो, जब आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी कमी है, इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, अब ये मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया, पड़ोसी वाला। सब लोगों के हर लोकेलिटी में पड़ोसी में ये कुछ चक्कर होते रहते। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं है कि उसका पास्ट हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। बस पेरिस एग्रीमेंट से बिना सोचे समझे विड्रॉ कर लिया। वो अलग बात है कि जो बाइडेन अब यूएसए को फिर से मिला दिया, बट ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दिखाया यूएस ने जब उसने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया। इससे ओवरऑल यूएस अपने क्लाइमेट एमिशंस को बढ़ाएगा, क्लाइमेट एमिशंस और ग्लोबल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं करेगा, जिससे ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज अनसस्टेनेबल तरीके से होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब अनएग्जामिन्ड एक्शंस हैं। आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को लेकर एक्शन ले रहे हो जस्ट इसलिए क्योंकि आप वो ले सकते हो, लेकिन वो गलत है, सही नहीं हो सकती वो चीजें। फिर अगली हेडिंग, निगलेक्ट इकोनॉमिक कंसीडरेशंस। आपने कोई ऐसा मतलब डिसीजन ले लिया जो ओवरऑल बड़े स्केल पे इकोनॉमिक इंपैक्ट लेके आ सकता है और आपने उसके नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचा नहीं। जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान, अब जैसे कोई दूसरा आया, उसने बोला कि यार एक स्कीम है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि स्कीम है, इसमें तुम 5,000 डालो, मैं 5,000 डालूं, फिर तुम 4 को पकड़ना, वो 5,000 डालेंगे, फिर वो और 4 को पकड़ेंगे, वो 5,000 डालेंगे और इससे पैसा बनेगा। आपने बोला यार बड़ी बढ़िया स्कीम है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आपने अपने दिमाग में सोचा ही नहीं कि क्या उस पर्टिकुलर स्कीम के पीछे कोई ऐसा बिजनेस है जो सस्टेनेबल तरीके से एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के थ्रू पैसा पैदा कर रहा हो, ना कि बस जितने ज्यादा लोग जमा होते जा रहे हैं उनका पैसा आ रहा हो। नहीं सोचा, तो आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं किया। तो बहुत सारे इकोनॉमिक कंसीडरेशंस कभी कभी एक इंडिविजुअल या फिर एक बिजनेस कंपनी या फिर वो सरकार ले लेती है, जिसके बहुत अनइंटेंडेड आउटकम्स हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर फार्म बिल, इसको डिजाइन कर दिया गया विदाउट कंसीडरिंग द डाइवर्स चैलेंजेस एंड फार्मर्स पर्सपेक्टिव्स, जिससे वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, लोगों की जान गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। तो कभी कभी डिटेल में ना एग्जामिन की गई पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं सोसाइटल केओस कॉज कर देती हैं, अनइवन ग्रोथ करती हैं, इनइक्वालिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल, इस प्रकार की चीजें कॉज कर सकती हैं। फिर अगला, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ओवरऑल ऐसे लीडर्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ग्राउंड लेवल पे चाहिए जिनके एक्शंस गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को निगेटिवली इफेक्ट ना करें, करप्शन को प्रमोट ना करें, माई बाप वाला कल्चर ना प्रमोट करें। माई बाप वाला कल्चर तो अभी हो नहीं सकता। देखिए पास्ट के समय पे 1950s में, 60s में, आजादी के बाद इवन 80s तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे, आईएएस आईपीएस हुआ करते थे, उनका डंका बजता था, जहां से निकल जाते थे सब खड़े हो जाते हैं। भैया आज की डेट में अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजें आ गई, ह्यूमन राइट्स जैसी चीजें आ गई। आप आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करोगे भैया अपोजिशन आपको मार देगा, नहीं तो ह्यूमन राइट्स वाले मार देंगे। समझ गए, मार देंगे इन द सेंस जीना मुश्किल कर देंगे। तो माई बाप कल्चर खत्म है, रिजिड हायरार्की रखना। अभी झारखंड के अंदर पूजा सिंगल नाम के आईएएस ऑफिसर के घर से जाने कितना पैसा बरामद हुआ। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि इतना करप्शन कर रहे हैं, वो ओवरऑल नॉर्मल लाइफ में चीजें तो ना ठीक करेंगे। आप समझ रहे हो ना बात को। तो ये इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का वो हो गया। फिर अगला, हिंडर साइंटिफिक एडवांसमेंट। जो एक अनएग्जामिन्ड लाइफ है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट को हिंडर कर सकता है, इंकरेज करेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन को। ठीक है ना, जो साइंटिस्ट हैं वो चैलेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पैराडिग्म्स को, नए फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज। तो हिंडर साइंटिफिक एडवांसमेंट। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ऑब्वियस ही बात है। अब देखिए बहुत से पॉइंट्स यहां पे ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे पहला,
लॉस ऑफ सोशल कैपिटल एंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि साइंटिफिक एडवांसमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा, बट ठीक है, जितने ज्यादा आप डाइवर्स सब हेडिंग्स बना सको, उसमें जितनी अलग इंफॉर्मेशन आप दे सको और उससे रिलेटेड जितना आप एग्जाम्पल्स दे सको उतना बेस्ट है। तो भैया एक अनएग्जामिन्ड लाइफ साइंटिफिक एडवांसमेंट को हिंडर करती है, ठीक है ना, और इनकरेज करती है किसको, आप सॉरी सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है, अगर साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, और साइंटिस्ट कहीं ना कहीं सोसाइटल और साइंटिफिक डेवलपमेंट करके पैराडिग्म बदलते हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन की तरफ लोगों को लेके जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था 2019 का, तो हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और कहीं ना कहीं 2019 के चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, उसको इंट्रोस्पेक्ट करके हमने पूरी कोशिश की कि वो खामियां चंद्रयान 3 में ना रहे। समझिए यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान के अंदर पैसा खत्म करके सबसे ऊपर सबसे ऊंचा झंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस समय पे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है अपने चंद्रयान 2 की खामियों पे पॉइंट आउट करके। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ऐसी कंट्रीज, ऐसी सोसाइटीज जो ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट पे ध्यान देंगी, वो कभी एक रेग्रेसिव एटीट्यूड रख ही नहीं सकती, वो कभी एक अनएग्जामिन्ड एटीट्यूड रख ही नहीं सकती, वो लगातार एक्सेल करने की कोशिश करेंगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, पुराने पैराडिज्म को चैलेंज करके नए पैराडिज्म, न्यू वे ऑफ लिविंग को और थिंकिंग को और थॉट प्रोसेस को प्रमोट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो अगर आप एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जियोगे तो साइंटिफिक एडवांसमेंट को एंटर करोगे। समझाने में मेरी बातें जरूर लंबी हो रही हैं, लेकिन लिखने में आपको यही स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने। ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर मैंने लिखा है थोड़ा लंबा है, इतना लंबा आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होगा और इतने सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं। पर जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, अगर 60-70% भी वहां पे आपने लिख दिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर भैया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार, अगर एक अनएग्जामिन्ड लाइफ है और अनएग्जामिन्ड एक्शन आपने ले लिया तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को। जब आप फेल कर जाओगे क्रिटिकली एग्जामिन करना दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को, तो ट्रस्ट और कॉपरेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल नहीं आएगा, जंगें हो सकती हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं। समझ गए बात को? तो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको अपनी परेशानियों के साथ दूसरों की परेशानी भी समझनी है, तब जाके आप ओवरऑल बड़े स्केल पे शांति स्थापित कर पाओगे। अब नाटो है, नाटो ने 1990s में जब यूएसएसआर टूट के, सोवियत टूट के रूस बना, तब ये प्रॉमिस किया कि नाटो एक्सपेंड नहीं करेगा। 2005 तक आते आते, 2008 तक आते आते, 10-15 तक आते आते इतना एक्सपेंशन किया कि जॉर्जिया पे अटैक कर दिया रशिया ने, यूक्रेन पे अटैक कर दिया रशिया ने। जब रशिया बार बार कह रहा था कि एक्सपेंशन मत करो, तब नाटो को समझ में नहीं आया। वो अलग बात है कि रशिया कोई दूध का धुला नहीं है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में ओवरऑल अगर आप दूसरे के कंसर्न्स को नहीं समझ रहे हो, एग्जामिन नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़े स्केल वॉर को छिड़वा सकते हो, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो गया। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी भी कुछ कुछ ऐसी है, ओवरऑल डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा चाइना दूसरे को, दूसरे की पर्सपेक्टिव्स को समझ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, और कभी ना कभी चाइना के ऊपर ये सेटबैक लाएगा, कभी चाइना के ऊपर ये पुशबैक करेगा, ठीक है ना, फायर बैक करेगा। फिर म्यांमार की रिफ्यूजी क्राइसिस, सॉरी म्यांमार की ये कूप, रिफ्यूजी क्राइसिस, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, ये सब इसके एग्जाम्पल है। हिंदू माइथोलॉजी में भी अगर आप देखो तो जब अर्जुन ने ओवरऑल अपने भाइयों के अगेंस्ट जंग करने से हिचकिचाया, तो उस समय पे महाभारत में लॉर्ड कृष्ण ने उसको ये उपदेश दिया, ये विजडम और गाइडेंस दिया कि भाई सेल्फ एग्जामिनेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, ये तुम्हारे भाई नहीं है, अगर तुमने इनको नहीं मारा तो तुमको मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, इसलिए जरूरी है कि अपने धर्म का साथ दो। तो इंट्रोस्पेक्ट करवा के जरूरत और सरकमस्टांसेस के हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं, और यही आपको एक बेटर वे ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। फिर एक काउंटर पॉइंट, ये काउंटर पॉइंट बहुत जरूरी है। हाउएवर इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज इट कैन समटाइम्स, is not always required as it can sometimes lead to unnecessary delays in decision making, maintaining the status quo and hindering creativity। ये मैंने शुरू में आपको बताया था, इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, बट हर चीज में हमेशा ही इंट्रोस्पेक्शन करने लगोगे, जिस चीज में नहीं करना उसमें भी करने लगोगे, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, रेड टेपिज्म होगा, आप क्रिएटिविटी लेके नहीं आ पाओगे, ओवरऑल आपका एटीट्यूड रिग्रेसिव समझा जाएगा। आप अगर ब्यूरोक्रेट हो तो भाई अगर आप तब एक्शन ले रहे हो तब तो डेफिनेटली किसी ना किसी और की लाइफ पे आप इंपैक्ट डालोगे। इसीलिए जो भी सर्कमस्टांसेस उनको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करो, केयरफुली एग्जामिन करो, और उसके बाद एसेस करके डिसीजन लो कि हाँ भाई तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, तुम्हारे डिसीजन का इंटेंडेड आउटकम क्या हो सकता है, और तब इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई यहाँ इंट्रोस्पेक्शन करना है या नहीं करना है। जहां नहीं करना है, ओवरऑल चीजें सही चल रही हैं, उनका इंटेंडेड आउटकम सही आने वाला है आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, तो वहां पे उस हिसाब से डिसीजन लेना। फाइनली कंक्लूजन क्या है,
Socrates' timeless wisdom reminds us of transformative power of self-examination. By embracing introspection, we unlock the potential to live a life rich with purpose, meaning and fulfillment. अब देखिए ये स्मॉल बच्चन टाइप का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सबके कंक्लूजन में अलग होगा, बस आपका स्टेटमेंट बिल्कुल आप कहते हैं ना सब्सटेंस के साथ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में पढ़ के खुश हो जाए। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने यहां पे लिखी है, Socrates' timeless wisdom reminds us of the transformative power of self-examination. By embracing introspection, we unlock the potential to live a life rich with purpose, meaning and fulfillment. ये मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा यहां लिख के, लेकिन आपको कम समय पे सोच के इस प्रकार की लाइनें लिखनी है, तब नंबर मिलेंगे। तो इस आंसर राइटिंग से आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको मिला हो। आंसर राइटिंग में मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया, उस इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था उसका मतलब स्टैंडर्ड तरीके से, उसके बाद उसके मतलब को एक फॉर्मूला से डिस्प्ले किया, एक डायग्राम से डिस्प्ले किया, उसके बाद यहां पे एक हेडिंग बनाई, उस हेडिंग के बहुत सारे सब हेडिंग वाले पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स को ओवरऑल एग्जांपल्स के बेसिस पे जस्टिफाई किया। जी हां, जीएस पेपर 4 में ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंटेंट के अंदर आप करंट से रिलेटेड एग्जांपल्स को कोट करें। जब आप एग्जांपल कोट करोगे तो ही आपका आंसर में सब्सटेंस आएगा। एक और बात है, एग्जांपल्स को थोड़ा कंटेक्चुअल रखना, जैसे कि यहां पे मैंने साइंस एंड टेक में चंद्रयान का एग्जांपल दिया कि हाँ भाई चंद्रयान 2 मिशन में जो हमसे गलतियां हुई थी उन गलतियों को सही करके हम चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। ठीक है, लॉन्च कर दिया हमने। अब बात यह कि आज है 20 जुलाई, जब आप अपना मेंस का आंसर लिखोगे ना तो उस समय पे नवंबर दिसंबर हो रहा होगा, या फिर अगले साल जब भी लिखोगे 1-1.5 साल बीत चुके होंगे। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करने वाला मून के ऊपर। वी होप कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो सक्सेसफुल हो जाए तो ये चंद्रयान 3 वाला एग्जांपल कोट करना, अगर फेलियर हो गया तो मत कोट करना। मतलब आपको आंसर्स कंटेक्चुअली कोट करने जो उस समय पे रेलेवेंट हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। चंद्रयान 2 फेल हुआ, उसकी फेलियर से सीख के चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाए तो भैया इसको कोट कर देना एग्जाम्पल को, अगर फेल हो गया तो भैया उस हिसाब से अपने आंसर्स को समय पे बदल देना। आपको एग्जाम्पल्स बहुत कंटेक्चुअल रखने, यहां पे जो मैंने पढ़ा दिया उसको माइंडलेस तरीके से जाके रट के मत वहां पे उतार देना, वो बैकफायर भी कर सकता है। सो आई होप आपको मजा आया दोस्तों, इस लेक्चर में कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए आप मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करिए, और काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।